दोस्तों, जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी साहब आजकल ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं मानो इन्हें मुसलमानों को ही दबाने और डुबाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हो। जिस इंसान ने मुसलमानों को सबसे ज़्यादा बदनाम किया, उस इंसान के साथ बैठकर मदनी साहब कह रहे हैं कि सीएए और एनआरसी आनी चाहिए। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब के बयानों को भड़काऊ बता रहे हैं। इनके मुताबिक मुसलमानों को सियासत में हिस्सेदारी नहीं मांगनी चाहिए वरना देश टूट जाएगा। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों को जागरूक करते हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने को कहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मौलाना महमूद मदनी मुसलमानों को गुलाम बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। भाई, इनके बयानों से तो ऐसा ही लग रहा है। आज मैं जो बयान मौलाना महमूद मदनी के आपको दिखाने वाली हूँ, उसे सुनने और समझने के बाद आपको भी यही लगेगा कि मुसलमानों के लिए, अपनी कौम के लिए बात कर रहे हैं या फिर अमित शाह जी के इशारों पर कर रहे हैं ये सब। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा खान। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका द पिलर इंडिया पर। इन्हें कौन नहीं जानता, आजकल खूब इंटरव्यू दे रहे हैं मौलाना साहब, बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर आपको ये दिख जाएंगे। हालांकि हाल फिलहाल में उर्दू चैनलों पर आपने इन्हें कम ही देखा होगा। मौलाना साहब के पास शायद वक्त नहीं है, कैसे होगा, बिजी जो हैं इनके पॉडकास्ट में और बड़े बड़े चैनलों को इंटरव्यू देने में। हमें दिक्कत नहीं है इनके इंटरव्यू देने से, हमें दिक्कत है जो ये बात इंटरव्यू में बोल रहे हैं उससे। सीएए और एनआरसी पूरे देश में लाने की बात ये अपने इंटरव्यू में दोस्तों कर रहे हैं। जिस कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने की वजह से कई मुस्लिम एक्टिविस्ट आज भी जेल में बंद हैं, उसका विरोध करने के बजाय, मुसलमानों के हमदर्द बनने के बजाय ये एनआरसी पूरे देश में लाने की बात कर रहे हैं। सुनिए पहले क्या कह रहे हैं मौलाना महमूद मदनी साहब, उसके बाद आपको आगे की बात बताऊंगी। सुनिए। अभी तक तो एनआरसी भी नहीं आई है? जो एनआरसी आई नहीं उसका आनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल आनी चाहिए। जमीयत उलमा हिंद पिछले 25-30 सालों से डिमांड कर रही थी कि एनआरसी कराओ आसाम में। अब ये आप पूछ रहे हैं यहाँ क्यों डरेंगे एनआरसी कराने से? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम नहीं डरते। नहीं, मैं शाहीन बाग गया था सर, जब वो सीए एनआरसी का विरोध हो रहा था, वहां तो किसी ने जाके नहीं बताया कि भाई तुम लोग गलत बैठे हो, एनआरसी तो आई भी नहीं अभी। बहुत गलत तरीके से वो सीए लाया गया था, उस सीए को लाए जाए। हालांकि अगर उसकी मूल भावना जो हमारी सरकार बताती है उससे मुझे सहमत होने में 1 मिनट नहीं लगे, लेकिन जो एक लाया गया, बनाया गया, अगर उसको सही तरीके से बनाया जाता तो कोई भी बात नहीं उठ रही थी। 2019 में भी महमूद मदनी जी ने एनआरसी की मांग करते हुए कहा था कि उन्हें एनआरसी से कोई दिक्कत नहीं है, और अब फिर एक बार ये एनआरसी की वकालत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जमीयत उलमाए हिंद सालों से असम में एनआरसी कराने की डिमांड कर रही थी। दोस्तों, जिस एनआरसी की बात कर रहे हैं उसकी वजह से 3 सितंबर को असम में 28 मुसलमानों को डिटेंशन कैंप भेजा गया, जिसमें एक परिवार में एक को तो भारतीय और दूसरे को विदेशी बताया गया। सोचिए, अगर एनआरसी देश भर में लागू होता है तो क्या पता आपको भारतीय और आपके वालिदैन को विदेशी बता दिया जाए, आपकी बहन को भारतीय और आपको विदेशी ठहरा दिया जाए। मौलाना महमूद मदनी साहब, अगर आप एक मंच पर बैठकर सीए और एनआरसी की वकालत कर रहे हैं तो आपको उन मासूम युवाओं से भी मिलने की ज़रूरत है जिन्होंने सीए के खिलाफ संघर्ष किया और सालों से जेल में बंद हैं। जो बंद हैं उनके परिवार से मिलें आप और ये बात उन्हें कहें कि एनआरसी आनी चाहिए। मैंने आज तक किसी मौलाना या आलिम पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन मौलाना महमूद मदनी वो शख्स हैं जो अपने शाख बचाने और भाजपा आरएसएस के चुंगल से बचने के लिए पूरी कौम को दांव पर लगाने वाले बयान दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये मैं क्यों कह रही हूँ, इसे समझने के लिए ज़रा इस खबर पर नज़र डालिए। हेडलाइन देखिए ये दोस्तों जो आपकी स्क्रीन पर है। एसटीएफ ने मौलाना महमूद मदनी के दर्ज किए बयान, 3 संस्थाओं के पदाधिकारियों को भी किया तलब। इसी साल फरवरी की यह खबर है दोस्तों। मामला अवैध हलाल प्रमाण पत्र से जुड़ा है। दरअसल एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स अवैध हलाल प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्थाओं की छानबीन में जुटी थी। हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई के अध्यक्ष समेत 4 पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ ने कुछ अन्य संस्थाओं के संचालकों को भी नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया था। एसटीएफ ने इसी मामले में जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के बयान भी दर्ज किए थे।
उन्हें एसटीएफ मुख्यालय बुलाया गया था। दोस्तों, मौलाना मदनी भी हलाल प्रमाण पत्र जारी करने वाली एक संस्था से जुड़े हैं। किस तरह से बीजेपी की सरकार मदरसे से लेकर दोस्तों इस तरह की चीज़ों पर अपना शिकंजा कस रही है, ये सभी जानते हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में दोस्तों जाहिर है जो जितना बीजेपी की दलाली करेगा वो उतना सेफ है। अगर सवाल करोगे तो जेल या मार दिए जाओगे, लेकिन इस्लाम कहता है कि मरो तो अपने ईमान पर मरो, बुज़दिल बनकर नहीं। इसलिए ही दोस्तों हम खड़े हैं सच को सच और झूठ को झूठ कहने के लिए, और कहते हैं दोस्तों और हमेशा कहते रहेंगे। बहुत लोग हैं जो कमेंट में आकर ज्ञान देते हैं, लड़की होकर बोल रही हूँ, आवाज़ उठा रही हूँ, इसलिए शायद नसीहत भी देते हैं, लेकिन हक की आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाते। जो आवाज़ उठा रहे हैं उसे भी घर में बैठने की सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं। अपनी सोच को इतने से इतना बनाइए, थोड़ा तो दिमाग लगाइए। खैर, अब एक और बात सुनाती हूँ दोस्तों आपको महमूद मदनी साहब की, जो उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कही है। पहले सुनिए क्या कहा है, उसके बाद आगे की बात करेंगे। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ, उनके पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है, और उससे उनको भी कुछ फायदा होता है, दूसरों को उससे भी ज्यादा फायदा होता है। महमूद मदनी साहब कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिकल अप्रोच उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है, यानी कि विभाजनकारी है। अब दोस्तों, बांटने वाली राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है, ऐसा सब कहते हैं, और असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कुछ लोग कहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अपने स्टेटमेंट से महमूद मदनी जी ये कहना चाह रहे होंगे कि असदुद्दीन ओवैसी की बांटने वाली पॉलिटिक्स से बीजेपी को ज़्यादा फायदा होता है उनके साथ साथ, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ। मतलब दोस्तों, आप एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ते उसे फ़ायदा देने के लिए। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपको और महमूद मदनी साहब को ये बयान ज़रूर सुनना चाहिए। बीजेपी की आने की सारी जिम्मेदारी ओवैसी साहब पर है, ये तो बिल्कुल बकवास है, ये तो बिल्कुल लघु बात है। इसके पीछे आरएसएस की 100 साल की मेहनत है, और इसके पीछे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज का जो रवैया रहा है वो है। ओवैसी साहब की वजह से बीजेपी आई, ये तो कोई बिल्कुल ही बेखबर आदमी क्या। बेखबर है महमूद मदनी साहब या खबरदार, इसका फैसला आप पर छोड़ देती हूँ और वीडियो में आगे बढ़ती हूँ। अब जरा ये सुनिए। लेकिन सर, उन्हीं के पीछे इतनी मुसलमानों की भीड़ भी तो खड़ी होती है, वो खुश होती है, वो ताली मारती है जब वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो। ऐसा है, इसी तरह की बहुत सारी बात बहुत सारे लोग उधर भी बोलते हैं, वहां भी जमा हो जाती है भीड़। तो पागल लोगों का तो मजमा है, पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जमा। नहीं, पर वो उनके बयान इतने भड़काऊ होते हैं कि एक और मस्जिद शहीद, नामुनासिब बयान होते हैं, बिल्कुल नामुनासिब, अनबेरेबल होते हैं, अनबेरेबल, बिल्कुल अनबेरेबल होते हैं। कई सारे बयान आप कहेंगे मुसलमानों को ओवैसी साहब के बयानों को थोड़ा साइड में कर देना चाहिए, बच के रहना चाहिए। हाँ, तो हम कहते हैं। अब दोस्तों, इनकी इन बातों को कुछ लोग गम बता रहे हैं। इदरीस उमैर नाम के एक शख्स लिखते हैं महमूद मदनी साहब की इन बातों पर, इन बयान पर, कि इनका गम ये है कि इनके खानदान के अलावा कोई मुस्लिम रहनुमाई की बागडोर ना संभाल ले। इनकी जमात ने औरंगाबाद ही नहीं, असम में AIUDF को भी भारी नुकसान पहुंचाया। इसके बावजूद अब मजलिस का कारवां रुकता नजर नहीं आ रहा है, तो दिक्कत है। इसलिए ऐसे चैनल और ये अपना अपना गम हल्का कर रहे हैं। गोदी मीडिया की नफरत फैलाने वाले एंकर को इंटरव्यू देते हुए महमूद मदनी खुद गोदी मीडिया की भाषा बोलने लगे और उन्होंने दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ तक बेहद तीखी टिप्पणी की। लेकिन महमूद मदनी साहब हिंदुत्व के नाम पर नफरत फैलाने वालों का जिक्र तक नहीं कर सके। दोस्तों, यकीन मानिए, पूरे इंटरव्यू में सुशांत सिन्हा गलत आंकड़े देते रहे और जमकर मोदी सरकार की तारीफ करते रहे और कांग्रेस को कोसते रहे। लेकिन लगता है कि इंटरव्यू में महमूद मदनी साहब तैयारी से नहीं गए थे, एक भी वाजिब जवाब नहीं दे सके वो दोस्तों। एक मौके पर तो उन्होंने सुशांत सिन्हा के चक्रव्यूह में फंसकर यहाँ तक कह दिया कि मोदी सरकार में मुसलमान ज़्यादा सुरक्षित हैं। शायद इस मौके पर महमूद मदनी साहब गुजरात दंगों को भूल गए।
पूरे इंटरव्यू में मौलाना महमूद मदनी ने मौलाना कलीम सिद्दीकी, मौलाना उमर गौतम और अन्य का जिक्र नहीं किया। उन्होंने गुजरात दंगों का जिक्र नहीं किया, दिल्ली दंगों का जिक्र नहीं किया, हिंदुत्व संगठनों द्वारा चलाए जा रहे मुस्लिम विरोधी अभियानों का जिक्र तक नहीं किया। महमूद मदनी ने दोस्तों मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र कार्रवाई के बारे में भी कुछ नहीं कहा, ऊपर से सीएए और एनआरसी का समर्थन कर रहे थे। तो दोस्तों अब आप खुद सोचिए कि जो इंसान सीएए और एनआरसी जैसे काले कानूनों का समर्थन कर रहे हैं, जिन्हें इस देश के मुस्लिम युवाओं के जेलों में सड़ने से कोई मतलब नहीं है, कोई मसला नहीं है, जो अपनी कौम की आवाज़ उठाने वालों को भड़काऊ कह रहे हैं और जो भाजपा की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं, इन्हें आप मुसलमान क्या समझेंगे? इससे आपको क्या लगता है? आप इससे क्या समझते हैं दोस्तों? आप मौलाना महमूद मदनी को लेकर क्या सोचते हैं ये सब चीज़ें सुनने के बाद? दोस्तों मौलाना महमूद मदनी के बयान न केवल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, बल्कि ये भी साफ करते हैं कि उनके इरादे किसके साथ खड़े हैं। एक तरफ जहां असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता अपनी आवाज़ उठाकर मुसलमानों के हक के लिए लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मदनी साहब जैसे लोग शायद सत्ता की चापलूसी में डूब गए हैं। अब वक्त आ गया है कि हम समझें कि कौन सच्चा हमदर्द है और कौन सत्ता की लालच में है। हमारी कौम को ऐसे रहनुमाओं की ज़रूरत है क्या दोस्तों? या आप खुद से पूछिए, जो हमारी आवाज़ दबाने के लिए तैयार बैठे हैं। सवाल करोगे तो बचोगे, चुप रहोगे तो मिट जाओगे। इसलिए उठिए, सवाल कीजिए, अपने हक की लड़ाई लड़िए और याद रखिए, सच्चाई हमेशा जिंदा रहती है, चाहे उसे कितना भी दफन करने की कोशिश की जाए। इसी के साथ दोस्तों आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई हर घर तक पहुँचे। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।